हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 भारतीय संविधान। यानी कि जो आप लोग का बुक है लोकतांत्रिक का सामाजिक आर्थिक एवं लोकतांत्रिक शास्त्र का बुक जो है आपका, उसका फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का हर क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में पार्ट के अंदर के भी क्वेश्चन बताएंगे और पार्ट के भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग का लगातार हजारों बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर, क्योंकि हमने पहले आप लोग को पार्ट का प्रश्न उत्तर करा दिया था और आप लोग बता रहे थे नहीं सर हमको पार्ट के अंदर का भी सारा क्वेश्चन का उत्तर चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारे प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। साथ ही अगर इस चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप लोग संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, ये आप लोग का पार्ट के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है आप अपने विद्यालय के जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। मतलब जब आप लोग विद्यालय जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पर कौन कौन का नियम होता है जिसे आप लोग को पालन करना पड़ता है, तो उसका सूची बनाना है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमें निर्धारित समय पर स्कूल आना होता है। ठीक है, निर्धारित समय पर हम लोग जाते हैं। कक्षा में अध्यापन कार्य के समय बिना शिक्षक की इजाज़त लिए बोलना मना होता है। ठीक है, मतलब बिना हम लोग शिक्षक का परमिशन लिए नहीं बोल पाते हैं। कब? जब हम लोग के शिक्षक क्लास में होते हैं। ठीक है, चलिए विद्यालय को हमें गंदा नहीं करना होता है, ये भी एक नियम है। अध्यापकों में सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। अध्यापकों से हम लोग क्या सम्मान से बात करेंगे। ठीक है, अध्यापक से। अच्छा, आप लोग जो हैं एक बच्चे, हम आप लोग को बात बताना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सर को ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है बाबू। SIR होता है सर। ठीक है, SIR सर होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे का लगभग हम कमेंट देख रहे थे, लिख रहे थे SAR, ये तो सार हो गया ना जी, सर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए कहता है पंक्ति बनाकर विद्यालयों में प्रवेश करते हैं और पंक्ति बनाकर ही बाहर जाते हैं। तो चलिए मैं आशा करूंगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है आपकी शिक्षिका विद्यालय के किन नियमों का पालन करती है, उनकी सूची बनाइए। तो समय पर स्कूल आती है और समय पर स्कूल जाती है, समय से क्लास लेती है। ठीक है, और जो भी नियम होते हैं वो सब पालन करती है। ये सब आप अपनी शिक्षिका से पूछिएगा। जो क्लास में मैडम जी आपके पढ़ाने आएगी ना, तो उनसे पूछिएगा कि मैडम जी आपको कौन कौन नियम का पालन करना पड़ता है, तो उनसे पूछ कर लिख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो आपके हेड मास्टर साहब होते हैं, उनको जो विद्यालय को उस चलाते हैं, उनको कौन कौन कठिनाई होता होगा। तो आपको पता होगा विद्यालय में अनुशासन कायम रखना। और आपके स्कूल में जो सबसे पहले आते हैं वो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही आते हैं। ठीक है, वही आते हैं सबसे पहले क्लास लेना। ठीक है, उसके बाद देखना है स्कूल को साफ सफाई है कि नहीं, सारा कुछ मैनेजमेंट उन्हीं को करना पड़ता है। ठीक है, तो विद्यालय को कैसे अनुशासन कायम रखना, अध्यापन कार्य अच्छा से हो रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखना। अध्यापकों की नियमित से हाजिरी व उपस्थिति को बताएंगे वही। ठीक है, विद्यालय को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखना, इस संबंध में नई नई योजनाएं बनाना। ठीक है, विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखना व बढ़ाना, विद्यालयों का समाज में सही रूप से प्रचार होता है, इसकी व्यवस्था करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कहता है शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आप लोग का 2009 है पर अपने वर्ग से अलग अलग समूह में चर्चा कीजिए और मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, ये एक बुनियादी कानून है। कैसी कानून है? बुनियादी। आगे हम समझेंगे बुनियादी कानून किसे कहते हैं और भारतीय संविधान क्या होता है, सारा कुछ समझेंगे। वीडियो को सिर्फ अंत तक देखिए, जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष का अगर बच्चा है, वो कोई भी स्कूल जाएगा तो उसको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई है तो सरकारी स्कूल होना आवश्यक है। मतलब आपके घर से, ठीक है ना, मतलब सरकारी स्कूल जो होगा वो 3 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग जानते होंगे सरकारी स्कूल पर होना आवश्यक है। साथ ही इस अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र व शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30:1 कहने का मतलब है 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक। 30 स्टूडेंट पर कितना शिक्षक होना चाहिए बच्चों? 1 टीचर। ठीक है, 1 टीचर। ठीक है, आप लोग ये जान गए। अन्य परियोजना कार्य आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दिए। और हाँ, एक बात आप बताइएगा कि आप किस स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल के में आप लोग पढ़ाई करती हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आप लोग कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, ये बात हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। सर हम इस ज़िले से हैं, सर हम इस ज़िले से हैं। ठीक है, हम देखेंगे सारे बच्चे का कमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए उद्देश्यों
को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे? तो नहरवाल इलाके के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे, इसके लिए बुनियादी नियम बनाने चाहिए। ठीक है, ये वही नियम होंगे जो एक सभ्य समाज का होता है, यानी सभी लोग अपने इलाके की सफाई का ख्याल रखेंगे। ठीक है, कूड़ा उचित जगह पर फेंकेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अनावश्यक देर रात तक सड़कों पर जमावड़ा नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्त्रियों की इज्जत करेंगे। ये सब बात आप लोग जानते हैं, गाँव में क्या क्या हम लोग को काम करना चाहिए, ये सब आप लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है या तो हो गई कानून बनाने की बात, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। तो कानून को लागू करने का काम विधायिका का है। आप लोग को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कानून को लागू कौन करती है, तो आप लोग बोलेंगे विधायिका। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर 3 में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए नहरवाल इलाके में कानूनों को लागू करने का काम इलाके के लोगों को के द्वारा गठित पंचायत व नागरिक, ठीक है, नागरिक समिति का करना होगा। इनके निर्वाचित सदस्यों पर कानून लोग है ना कसले को जिम्मेवारी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है सरला बहन ने मुन्नी का काम पर क्यों नहीं जाने दिया। तो मुन्नी, देखिए मुन्नी क्या है, एक बच्ची है और बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी क्या है, कानूनी अपराध है। ठीक है, फिर पढ़ना बच्चों को मूलभूत अधिकार है। जो बच्चों है अगर उससे पढ़ने से कोई भी रोक रहा है, क्योंकि बच्चा का मूलभूत अधिकार क्या होता है, पढ़ाई। ठीक है, उसको नहीं रोकना चाहिए। बच्चा अगर चाहे तो वो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकता है, जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त है। संविधान में ही लिखा हुआ है कि वो 6 से लेकर 14 तक का बच्चा साल का जो भी बच्चा होगा वो कहीं भी एडमिशन करवा सकता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर नहीं जाने दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखिए कहता है अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए, क्या उन्होंने ऐसी घटना देखी है। तो वो सब आप लोग को घटना तो देखते ही होंगे, आप लोग पूछकर लिख लीजिएगा अपने दादा दादी से। ठीक है, कहता है आपके विचार से छोटी उम्र में बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए, क्यों। तो आपको पता होगा पढ़ना छोटी उम्र के बच्चों का मूलभूत अधिकार है। फिर छोटी उम्र में बच्चों से काम करवाने पर उन्हें मन में हीन भावना घर कर सकती है। ठीक है, इससे उनका व्यक्तित्व विकास बाधक होगा, इसलिए छोटी उम्र में बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे तो अब गांव समाज में अब उतना नहीं लगाता है, पहले लगाता था ज़्यादा। ठीक है, देखिए नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ना, शिक्षिका की मदद से यह पता लगाए कि घटनाओं के शिकार लोगों को भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। ये घटनाएं आप लोग को बताया है। दहेज के लिए विवाहिता को जला देना, मतलब दहेज के लिए जो विवाहिता होती है उसको जला देना। ठीक है, दहेज हत्या करने के लिए दहेज के लिए बहू पर अत्याचार करने वाले लड़के वालों के खिलाफ सख्त सजा प्रावधान है, जिसे कठोर कारावास व जुर्माना शामिल है। मतलब आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई लड़की की माँ बाप दहेज नहीं देती है तो उसके जो ससुराल वाले होते हैं, ठीक है, मतलब लड़के के जो माँ होती है या पिताजी होते हैं वो क्या करती है, विवाहिता को जला देती है। तो ये एक कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई शादी करने से पहले बोलिए लेकिन दहेज लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो दहेज लेना मना है लेना। ठीक है, फिर भी लोग बिना दहेज का शादी कहाँ करता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने टॉपिक पर पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 10 वर्ष के बच्चे को चाय की दुकान में काम कराना। देखिए चाय की दुकान मालिक को इसके एवज में जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही कुछ समय का कारावास जेल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए कहता है बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी से बंद रखना। ये बंद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भारतीय संविधान में कड़ी सजा प्रावधान रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी देखिए बहुत ज़्यादा पुलिस को भी, जैसे कोई भी महिला अगर गलत काम करेगी तो उसको महिला इंस्पेक्टर ही क्या गिरफ्तार कर सकती है। ये सब बात संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो जो पुलिस लोग बनते हैं ना तो उनको सारा कुछ पता होगा। ठीक है, कोई पुलिस मिलेगा ना तो पूछिएगा उनसे। चलिए बताइए, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना, ये बात भी गलत है। भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। जो भी व्यक्ति या संस्था उसकी समानता के अधिकार के खिलवाड़ करता है ना तो उसके लिए संविधान में कड़ी सजा का भी प्रावधान है। ये सब बात आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, कहता है सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। ऐसी दशा में पीड़ित को अदालत में जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हर नागरिक को देता है। उचित मामला होने पर अदालत सरकार को जुर्माना भरने व जब्त जमीन पर किसानों को वापस करने का आदेश देती है। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ गए। अब आप लोग का क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं।
तो देखिए, किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की ज़रूरत होती है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहेंगे? तो जो देश को चलाने के लिए जो भी नियम होते हैं उस नियमों के समूह को ही हम लोग संविधान बोलेंगे। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम आप लोग को बताए थे बुनियादी नियम को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। तो आपको पता हुआ यहाँ पर दे दिए हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की चिकित्सा व चिकित्सीय परामर्श व जांच, टीकाकरण व दवा वितरण आदि बुनियादी सुविधाएं देता है। ठीक है, आगे कहता है अपने विद्यालयों में दी जाने वाली जो सुविधा होती है उसकी सूची बनाई। मतलब आपको अब विद्यालय जाते होंगे, सरकारी विद्यालय में आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर कौन कौन सी सुविधा मिलती है? तो बोलेंगे आप लोग सर मुफ्त में पुस्तक मिलता है। अगर प्राइवेट में पढ़ते थे ना तो वहाँ पर किताब लेता था तो रुपया लेता था, लेकिन अगर हम सरकारी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको फ्री में बुक मिल रहा है। मुफ्त वर्दी मतलब ड्रेस के लिए पैसा देता है। दोपहर में मुफ्त भोजन, आपको पता होगा दोपहर में आप लोग को फ्री में भोजन भी करवाता है। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग भोजन के प्रकार दिए जाते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। छात्रवृत्ति प्रदान करना, और यहाँ तक का आपको है ना छात्र पढ़ने का रुपया भी देता है। आप सरकारी स्कूल में और पढ़ रहे हैं और उसमें भी वो क्या छात्रवृत्ति देती है। ठीक है, अन्य सुविधाओं को जो आपके विद्यालय में दी जाती है उनकी सूची आप लोग स्वयं बनाएंगे। कंप्यूटर भी आप लोग को अब सिखाया जाता है, है ना। 9-10 में तो अब कंप्यूटर भी सिखाया जाने लगा। हाई स्कूल में आपको पता होगा स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किए जाने लगा। चलिए, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपके अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो आपको पता होगा क्या, देखिए यहाँ पर पृष्ठ 6 में दिए गए चित्रों से पता लगाना। अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान पर है ना बर्बरतापूर्ण कब्जा जमाए हुए था। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हमें भारतीय अधिकारों को हनन किया है? तो आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, सभा में हो रही थी, लोग अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचारों से व्यक्त करने के लिए मौलिक अधिकार होता है, पर अंग्रेज सरकार वहाँ हजारों निहत्थे को लोगों को गोलियां चलाकर उनकी निशस्त्र हत्या कर दी। मतलब उनके हाथ में शस्त्र नहीं था और वो क्या गोलियां चलाकर बहुत सारे सैनिकों को मंगाए, डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। ठीक है, उन्होंने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया और कई प्रकार से करते भी रहे। अपने स्वार्थ के लिए भारतीय समेत किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराते रहे। आगे हम इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ तक उत्तर लिख लेंगे इस प्रश्न का। चलिए आगे हम लोग समझते हैं किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। तो आप लोग लिख लेंगे क्या, नील की खेती के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह के लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? तो नहीं। यदि हमारा देश आज़ाद रहता तो हम भारतीयों को हमारी इच्छाओं के विरुद्ध किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। चलिए जी, आगे का क्वेश्चन है, यदि उस समय भारत आज़ाद होता तो उसका अपना संविधान होता तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था? तो बिल्कुल रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था। यदि उस समय भारत आज़ाद होता तो उसका अपना संविधान होता तो लोग अदालत की शरण में जाकर अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर लेते, ऐसी घटनाएं नहीं होती। ठीक है ना, आगे देखिए, कहता है भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपने संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 1885 में। 28 दिसंबर डेट पूछे तो बता दीजिएगा, ये वो ह्यूम करवाए थे। ठीक है, चलिए सारा कुछ हम आपको नोट्स में दे दिए। अपना नोट्स जो है हमारा, वो सारा नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 7488600620 है। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग बात कर लीजिएगा सर से कि सर हमें क्लास 8 का सोशल साइंस का नोट्स लेना है। वहाँ पर आपको 199 फी बताया जाएगा। साइंस और सोशल साइंस कंप्लीट नोट मिलेगा क्लास 8 का। ठीक है, तो वहाँ पर पेमेंट करके आप लोग ले लीजिएगा। जो बच्चे इतना फी देकर लेना चाहते हैं वही वहाँ पर संपर्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? तो भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोग द्वारा अपने देश पर शासन कोई देशवासी स्वीकार नहीं करता, इसलिए अंग्रेज सरकार यह मांग ठुकरा दी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसी प्रकार हम जो है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग पाठ के सारे अंदर के प्रश्न को भी समझ रहे होंगे। हम लोग सारे एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाते हैं, बीच बीच में जितना भी प्रश्न आते जाता है हम सारे को लिखते जाते हैं।
मैं आशा करूँगा कि आप लोग सारे प्रश्नों को समझते जाते होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक देख लिए हैं। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ से अब आप लोग का आएगा पेज नंबर 8 से। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार अब हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ तक हम आप लोग को सारा क्वेश्चन समझा दिए हैं और आगे का जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन हम आप लोग को इसका पीडीएफ जो है ये प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हम अंत में आप लोग को बता देंगे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए वेट की कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है पाठ के जो अंदर का प्रश्न है, मुख्य प्रश्न, ये सारा जो है पाठ के अंदर का जितना भी प्रश्न है सारा का उत्तर यहाँ पर हम दे दिए हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ भी हम आप लोग को बताएंगे कैसे लेना है। उससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को भी देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, कहता है एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है, क्यों? तो चलिए उत्तर समझते हैं। तो देखिए आप लोग आंसर में लिखिएगा, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों को हितों में रक्षा करने का सुनिश्चित करता है। लोग के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही संभव है। आगे देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप लोग देखिएगा तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सारा कुछ लिखा गया है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए देश के संविधान व्यक्ति की हर संभव की सहायता करता है। यह आपके प्रस्तावना में दिया गया है। प्रश्न 2 कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? तो भारत के लोग अंग्रेजी सरकार को बर्बर और क्रूर शासन के त्रस्त हो गए थे, मतलब व्यस्त हो गए थे, उनसे परेशान हो गए थे। लोगों को ना आर्थिक आज़ादी थी, है ना जीने की आज़ादी थी, ना सामाजिक और ना ही राजनैतिक आज़ादी हासिल थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। दर्शन पूर्व शासन से भारत के लोगों को लगने लगा जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों का बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। आगे देखिए प्रश्न 3 कहता है भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों से आपको कौन से मूल्य सबसे बेहतर लगते हैं और क्यों? तो भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों से मुझे बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। इन मूल्यों में प्रमुख लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान के उद्देशिका में लिखा गया। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप लोग का कहता है संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभरे रहे थे? ये आप लोग का पाठ का क्वेश्चन है जो आप लोग देख रहे होंगे। अध्याय समाप्त हो रहा है तो अंतिम पेज में ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जानना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में 2 विचारधाराएं प्रमुख रूप से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव वो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। ठीक है, इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकारों प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें धाराभूत माना जा सके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब कहता है आप लोग का आप इनमें किन विचारधारा के साथ सहमत हैं और क्यों? तो मैं प्रथम विचारधारा के साथ सहमत हूं क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार के पक्षधर जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी सीधे प्राप्त होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखिए कहता है संविधान सभा में सदस्य किस तरह के निर्णय पर पहुंचते हैं गद्यांश के आधार पर आप लोग को लिखना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा संविधान सभा के सदस्य काफ़ी बहस कर अंत में किसी मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालते हैं जिसे एक अच्छा माध्यम मार्ग माना जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ऐसा लगा ये नीचे कमेंट में बताएंगे। आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।